जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपने YouTube चैनल एएस के टीचिंग टेम्पल में स्वागत है। आइए दोस्तों, जो हमारा विश्व का भूगोल चल रहा था लेक्चर, जहां से रुका था उसके आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं आज के इस लेक्चर में। लेक्चर नंबर 2 होगा दोस्तों। इसका पूरा PDF आपको आज टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं सौरमंडल के आगे वाले टॉपिक को। तो आप सभी वीडियो क्लास तक बने रहेंगे। जो मित्र यूपी टीजीटी पीजीटी ज्योग्राफी की तैयारी कर रहे हैं तो बेहद ही महत्वपूर्ण यह लेक्चर साबित होने वाला, जरूर क्लास अटेंड करिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। एक खगोल की इकाई आपका होता है, कितना होता है दोस्तों? 1.4959 × 10⁸ किलोमीटर होता है। फर्स्ट लेक्चर आप लोग जरूर अटेंड करिएगा। यूपीपीएससी जैसी एलटी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण ये लेक्चर यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी की होने वाली है। ये लेक्चर नंबर 2 होगा दोस्तों। ऑलरेडी हम लोग फर्स्ट कंप्लीट कर चुके हैं। एक पार्सेक बराबर कितना होता है दोस्तों? एक पार्सेक बराबर आपका होता है, देखिए ये सभी पूछे गए हैं, क्या होता है? 3.0857 × 10⁻14 किलोमीटर होता है। तो एक पार्सेक बराबर होता है, एक पार्सेक कितना होता है? ये इतना होता है। और एक पार्सेक बराबर कितना होता है? तो ये होता है दोस्तों 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। यूपी टीजीटी पीजीटी ज्योग्राफी की जो मित्र तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल आप लोग सही जगह पे तैयारी कर रहे हैं। इस चैनल पर बने रहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से सभी सब्जेक्ट को हम कंप्लीट करेंगे। और जो मित्र यूपी जैसी एलटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बहुत ही शानदार तरीके से सभी सब्जेक्ट वाइज एंड टॉपिक वाइज सभी चीज़ों को तैयारी कराई जा रही है एएस के टीचिंग टेम्पल के द्वारा। खगोल की इकाई प्रकाश वर्ष एवं पार्सेक में सबसे बड़ी दूरी मापने का पैमाना है तो पार्सेक है। बड़े से छोटा जो क्रम है दूरी मापने का तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस तरीके के प्रश्न बन ही जाते हैं। पार्सेक है, फिर प्रकाश वर्ष आता है, फिर खगोल की इकाई आता है। पार्सेक आ जाएगा आपका, फिर प्रकाश वर्ष आ जाएगा। ट्रिक क्या है? पार्सेक, प्रकाश वर्ष, खगोल की मतलब के, मतलब कह सकते हैं आपका पी² के हो गया। मतलब आप ट्रिक याद कर सकें बनाकर एक, ताकि आपको लंबे समय तक याद हो सके। तो P² कर लेंगे तो हो जाएगा आपका पार्सेक, प्रकाश वर्ष, खगोल की इकाई। मुझे आशा है आप सभी दोस्तों को समझ में आ गई होंगी चीज़ें। जो चीज़ें दोस्तों इमेज के माध्यम से समझाना होगा, मैं पूरा प्रयास करूंगा इमेज के माध्यम से भी समझाने का। फर्स्ट लेक्चर में बहुत सी चीज़ें हम इमेज के माध्यम से कवर किए थे, तो फर्स्ट लेक्चर आप लोग जरूर देखिएगा। बहुत से फैक्ट आपके वहाँ से कवर हो जाएंगे दोनों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप सभी वीडियो क्लास तक बने रहेंगे। आज की इस वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करिए और अपने मित्रों ग्रुप में इस सेशन को साझा कर दिया करिए, मतलब शेयर कर दिया करिए। लाइक कमेंट बिल्कुल करिएगा आज का लेक्चर कैसा लगा। ये लेक्चर पूरा कंप्लीट होने के बाद इसका PDF आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा। टेलीग्राम को ज्वाइन करने के लिए एएस के टीचिंग टेम्पल आप नाम सर्च करेंगे, यहाँ से भी डायरेक्टली जुड़ सकते हैं और इसका लिंक टेलीग्राम का नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। आइए आगे बढ़ जाते हैं, हम लोग अगला तथ्य देखते हैं। इसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी सॉल्व करेंगे इसी लेक्चर के थ्रू। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जिस संवेग या जिस वेग से घूमती है वो कितना है दोस्तों? 29.9 किलोमीटर पर सेकंड, लगभग 30 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से आप कह सकते हैं। यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना बंद कर दे तब इसका परिणाम होगा। देखिए कभी कभी इस तरीके के प्रश्न बनते हैं तो आप लोग निश्चिंत रहिए। एक तरफ पूरा दिन होगा और दूसरी तरफ रात होगा, जैसा कि आप जानते ही हैं यह है। तो ये पृथ्वी घूमती है, जब ये घूमना बंद कर दे इस वाले पार्ट पे जो चीज़ें आके रुकेंगी उधर वो वाला पार्ट होगा, मतलब चाहे दिन या रात होगा, और इधर वाला जो भाग होगा उधर भी होगा। तो आप समझ सकते हैं। आइए आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला तथ्य देखेंगे दोस्तों। कह रहा है पृथ्वी को अपने कक्ष में सूर्य से निकटतम दूरी को क्या कहते हैं? देखिए इसको इमेज के माध्यम से अभी हम समझेंगे। पहले हम लोग तथ्य देख लेंगे, फिर हम लोग इमेज देखेंगे। तो ऐसे क्या होगा दोस्तों, 2 से 3 बार रिवीजन हो जाएगा। तो आपको इसी लेक्चर के थ्रू बहुत सी चीज़ें मैं याद कराने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। बस आप लोग चीज़ों को समझते हुए आप लोग सपोर्ट करिएगा। आप लोग, आपका सहयोग ही हमारे लिए आवश्यक है। तो आइए देख लेते हैं क्या है। पृथ्वी की अपने कक्ष में सूर्य से निकटतम दूरी को क्या कहते हैं दोस्तों? उसे उपसौर कहते हैं। निकटतम, जो पास हो उसे निकट कहते हैं और उसे उप कहते हैं। उप मतलब निकट, पेरीहिलियन। और पृथ्वी की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को अपसौर कहते हैं। मतलब उप मतलब नज़दीक, अप मतलब दूर। अप मतलब ऊपर, जैसे इंग्लिश मतलब आप जानते होंगे। अप मतलब होता है दोस्तों ऊपर, और उप मतलब मान चलिए आप नज़दीक, अपने अकॉर्डिंग समझते हुए चलेंगे। अपसौर मतलब अपहेलियन कहते हैं। तो आइए इसे हम लोग समझ लेते हैं इमेज के माध्यम से। पहले ये देख लेते हैं दोस्तों, उपसौर की स्थिति किस दिन होती है? ये बहुत एग्जाम में पूछा गया, आपको पता ही होगा। एग्जाम आप लोग दे रहे होंगे तो आप लोग को निश्चित तौर पे
ये तथ्यों के विषय में आपको पता ही होगा। उपसौर की स्थिति जिस दिन होती है दोस्तों वो 3 जनवरी उसके निकटतम स्थिति की होती है, और उपसौर जो अपसौर है, अपसौर की स्थिति किस तिथि को होती है, ये 4 जुलाई को होती है। इस दिन निकटतम तिथि उसके निकटतम तिथि होती है, मतलब इस दिन नज़दीक इस दिन दूरी। तो आइए हम लोग इसको थोड़ा सा इमेज के माध्यम से देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से कंफर्म हो जाए। आइए देखते हैं इमेज के माध्यम से। आइए दोस्तों देख लेते हैं इसका इमेज। देखिए यही है ना, ये इमेज है, आप लोग अच्छे से देखिए समझिए, मैं समझाने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। देखिए कह रहा है ना, क्या बोला था थ्योरी के रूप में, क्या कहा था, पृथ्वी पृथ्वी क्या है, पृथ्वी अपने कक्ष में सूर्य से निकटतम दूरी, जब सूर्य से निकटतम दूरी होगी तो उसे क्या कहेंगे दोस्तों, उसे क्या कहेंगे, पेरीहिलियन, इसे पेरीहिलियन कहेंगे। देखिए यहाँ नज़दीक है, यहाँ पे ये सूर्य से नज़दीक है पृथ्वी, इसे पेरीहिलियन कहते हैं, यानी उपसौर। और जब दूर होगी दोस्तों, यही अपने कक्ष से दूर होगी, इसे अपहीलियन या अपसौर कहते हैं। दोनों की स्थिति कब बनती है, ये एग्जाम में पूछा गया है। जब नज़दीक हो तो ये नज़दीक की दूरी कब बनेगी दोस्तों, 3 जनवरी को, ये 3 जनवरी को बनेगी। और दूरी वाली स्थिति मतलब जब दूर होगी पृथ्वी सूर्य से, ये बनेगी स्थिति कब दोस्तों, 4 जुलाई को। ये देख रहे हैं ना, आप अच्छे समझ रहे होंगे, 4 जुलाई को। और दोनों मतलब सूर्य से जब दूरी हो तब उसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, यानी दूरी कितनी है, 1 मतलब 152.1 मिलियन, और जब पास हो तो 147.1 मिलियन किलोमीटर है। तो आप लोग इसको दूरी को भी आप लोग जानते रहिए, कभी कभी प्रश्न अगर बने तो आप लोग का गलत बिल्कुल ना हो। तो मुझे पूरा आशा है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये समर है और ये विंटर में, तो एफिलियन और पेरिहिलियन आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा। कमेंट में जरूर करेंगे ये लेक्चर कैसा लगा, आपको समझ में आया कि नहीं। तो आइए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, चीज़ों को समझते हैं आगे। चलिए दोस्तों, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मुझे पूरा आशा है सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी आप सभी दोस्तों को। आइए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, फटाफट देखते हैं। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होता है, देखिए 5.5 होता है। इसको आप लोग अच्छे से तैयार करिएगा, यह प्रश्न पूछा है, कॉन्सेप्ट में भी पूछा है और फैक्टों के रूप में भी पूछा है। पृथ्वी परत का एक सबसे प्रमुख तत्व क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, सभी दोस्तों को पता होगा। पृथ्वी की जो विषुवतीय रेखी परिधि है, पृथ्वी की विषुवत रेखी जो परिधि है, इससे कितना है दोस्तों, 40,076 किलोमीटर है। इसको भी आप लोग समझते हुए चलेंगे। गामा किरणें, एक्स किरणें, रेडियो तरंगे एवं पैराबैंगनी किरणों में से जिस विद्युत चुम्बकीय तरंगों की तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक लंबी है वह कौन सी है, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। वो है आपका रेडियो तरंगे है, यह प्रश्न पूछा गया है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला तथ्य अगला है, पृथ्वी एक घूर्णन लगभग कब कितने समय में पूरा करती है, सभी दोस्तों को पता होगा 24 घंटों में, 24 हावर्स में। आइए आगे बढ़ जाते हैं, अगला तथ्य देखते हैं। आप सभी मित्र वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। जो मित्र नए हैं चैनल पर, वीडियो को वॉच कर रहे हैं परंतु चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए। बहुत ही शानदार तरीके से यूपीपीएससी, जेआईसी, एलटी एग्जाम, टीजीटी, पीजीटी की सभी क्लास लेक्चर चल रहे हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके क्लास को जरूर अटेंड करा करिए और अपने मित्रों के ग्रुप में साझा कर दिया करिए। और आज की इस वीडियो को लाइक शेयर बिल्कुल करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के ग्रुप में शेयर कर दिया करिए। और पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाइए, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है दोस्तों। आइए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में जितना समय लगता है, कितना समय लगता है, 1.3 सेकेंड लगता है। कितना सेकेंड लगता है, 1.3 सेकेंड। और इससे रिलेटेड एक तथ्य यानी एक प्रश्न और बनता है, एक क्वेश्चन और बनता है, उसे हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे हम लोग तब सॉल्व करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी पर दिन रात बराबर नहीं होने का कारण क्या है, मुझे पूरा आशा है आप सभी दोस्तों को इसका कॉन्सेप्ट पता ही होगा। पृथ्वी का धुरी पर झुका होना, इसी की वजह से दिन रात होते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला तथ्य देखेंगे। अगला तथ्य, पृथ्वी की सतह पर मौसम परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारक कौन है, उसकी पहचान करिए। पृथ्वी का परिक्रमण और पृथ्वी का अपनी धुरी पर झुकाव होना ही दोस्तों मौसम परिवर्तन का कारण है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्चुअल प्रश्न होंगे और प्रश्न एग्जाम में बनते चले आ रहे हैं। तो बिल्कुल आप लोग निश्चिंत रहिए और बहुत ही शानदार तरीके से तैयारी करते रहिए इस चैनल से जुड़कर, ASK टीचिंग टेम्पल से। मैं पूरा प्रयास करूंगा आपको सभी सब्जेक्ट जल्द से जल्द कंप्लीट करा दूंगा इस चैनल के थ्रू, और रिवीजन जल्द से जल्द करा दूंगा। और मेरा पूरा प्रयास रहता है दोस्तों लेक्चर के थ्रू ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें तैयार करा दूं। और आप लोग सपोर्ट जरूर बनाए रखिए, आपका सहयोग ही बहुत ही आवश्यक हमारे लिए। आप लोग जल्द से जल्द दोस्तों 1000 प्लस सब्सक्राइबर का जो क्राइटेरिया है यूट्यूब का आप लोग उसे ज़रूर कंप्लीट कराइए। और आप लोग देखेंगे, आप लोग पाएंगे इस चैनल के थ्रू बहुत ही शानदार तरीके से सभी एग्जाम की तैयारी कराई जाएगी। तो आइए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, चीज़ों को समझने पर विश्वास करेंगे। 21 और 23 सितंबर को उच्चतम सूर्यास्त प्राप्त होता है। कहाँ पे, सभी दोस्तों पता है, भूमध्य रेखा पर। जो भूमध्य रेखा है
इसी पे जो ये है ना, कह रहा है 21 मार्च और 23 सितंबर पर इसी पर क्या होता है, भूमध्य रेखा पर सबसे ज़्यादा सूर्यताप यानी सोलर रेडिएशन प्राप्त होता है। आइए आगे बढ़ेंगे। अगला तथ्य क्या बनेगा दोस्तों, बसंत विषु जिसे वर्नल इक्विनॉक्स के बीच दिन वर्नल इक्विनॉक्स के बीच जितने दिनों का अंतराल होता है 365 दिनों का होता है। कितना? 365 दिनों का। तो ये तथ्य आप लोग याद करके रखिएगा। ग्रीष्म आयनात किसे कहते हैं? 21 जून को होता है दोस्तों, ग्रीष्म आयनात 21 जून को होता है। ये पूछा गया है, याद करके रखिएगा। दक्षिणी गोलार्ध का ग्रीष्म आयनात कितना होता है? दक्षिणी गोलार्ध का मतलब ये उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध का कब होता है? तो ये 22 दिसंबर के होता है। घबराइए मत दोस्तों, इस पर मैं एक छोटा सा वीडियो करूंगा, सभी चीज़ों को अच्छे से समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। अभी तो आप लोग तथ्यों को समझते चलेंगे। 22 दिसंबर को सूर्य लंबवत होता है, कहाँ पे होता है? 22 दिसंबर को सूर्य कहाँ पे लंबवत होता है? तो ये होता है दोस्तों आपका कहाँ पे? मकर रेखा पर। और शीत आयनांत को 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर सूर्य की किरणों का आपतन कोण कितना होता है? 23 डिग्री 30 मिनट का होता है, 30 सेकेंड का होता है। कितना? 30 मिनट का, सॉरी 23 डिग्री 30 मिनट का, साढ़े कह सकते हैं आप 23.5 डिग्री। तो आइए आगे बढ़ेंगे हम लोग। दक्षिणी, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा ये दक्षिणी गोलार्ध का दोस्तों। दक्षिणी गोलार्ध में क्या है, क्या देखेंगे हम लोग? दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 22 दिसंबर को। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य बनेगा ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। दक्षिणी गोलार्ध में जलीय भाग जितने प्रतिशत है वो कितना है? लगभग 80% है। कहाँ पे? दक्षिणी साउदर्न पार्ट का बात बोल रहा है। मोहोविसिक असंतात्य मतलब मोहोरोबिक जो डिसकंटिन्यूटी स्थित रहती है, किनके बीच रहती है दोस्तों? प्रॉपर्टी और मेंटल के बीच रहती है। देखिए इसको हम लोग भी इमेज के माध्यम से फिगर से समझेंगे ताकि आपको अच्छे से तैयार हो जाए। पहले हम थोड़ा सा तथ्य देख लेंगे, उसके बाद हम लोग इमेज के माध्यम से समझेंगे कौन सी डिसकंटिन्यूटी किनके बीच, किन परतों के बीच पाई जाती है। और यहाँ से प्रश्न हर एग्जाम में प्रश्न बनते रहते हैं। एक बार पुनः आप लोग देख लीजिए, मोहोरोबिक जो डिसकंटिन्यूटी है ये किनके परतों के बीच पाई जाती है? प्रॉपर्टी और मेंटल के बीच पाई जाती है। पृथ्वी के अभ्यंतर के बारे में सबसे सटीक प्रमाण मिलता है भूकंप विज्ञान से। और जो मोहोरेबिक जो असंबद्धता है ये निचली क्रस्ट और उपली मेंटल के बीच पाई जाती है। आइए एक दो तथ्य और हैं उसको हम लोग देखते हैं, फिर हम लोग इसका इमेज के माध्यम से समझने का पूरा प्रयास करेंगे। आइए आगे बढ़ जाते। दो टॉपिक को कंप्लीट कर रहे थे बट ये लेक्चर थोड़ा सा बड़ा था, सौरमंडल वाला, सोलर सिस्टम, तो इसको हम लोग 2 पार्ट में यानी दो टॉपिक में कंप्लीट करेंगे, 2 लेक्चर में। तो आज के दूसरा लेक्चर होगा और दोनों लेक्चर कंप्लीट होने के बाद इसका PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर। तो आप लोग निश्चिंत रहिए। और जो अगला चैप्टर होगा यानी जो अगली लेक्चर हमारा आने वाला होगा वीडियो क्लास में, उस चैप्टर का नाम बताएंगे। आप लोग बने रहिए वीडियो क्लास तक दोस्तों। आइए आगे बढ़ेंगे। क्या है अगला तथ्य? अगला तथ्य बनेगा दोस्तों गुटेनबर्ग असंबद्धता किनके बीच पाई जाती है? ये मेंटल और अंतरतम सीमा के बीच पाई जाती है। इसको अच्छे से आप लोग तैयार करते चलेंगे। यहाँ से एक प्रश्न अवश्य एग्जाम में, LT एग्जाम में देखने को मिल सकता है। और TGT PGT तो बिल्कुल आप लोग बने रहिए वीडियो में, बिल्कुल वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा क्योंकि बहुत ही शानदार तरीके से ज्योग्राफी का लेक्चर चल रहा है। आपको यहाँ से कई प्रश्न, बहुत ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, तो बस आप लोग बने रहिए। रिचर्ड गुटेनबर्ग असंबद्धता पृथक करता किसे? बाह्य क्रोड और आंतरिक मेंटल से। कोर मेंटल सीमा के साथ मेल खाता है गुटेनबर्ग असंबद्धता से। तो आइए थोड़ा सा हम लोग इन्हें भी जान लेते हैं कि डिसकंटिन्यूटी है क्या, देखते हैं। प्रमुख यानी जो असंतता है यानी डिसकंटिन्यूटी क्या है? कोनराड किसे कहते हैं? ऊपरी क्रस्ट एवं निचले क्रस्ट के बीच जो भूकंप ज्ञानियों द्वारा कॉनराड असंतता को क्रस्ट के भीतर मुख्य रूप से ऊपर ग्रेनाइटिक परत के या एवं नीचे बेसाल्टिक परत को अलग करने के रूप में जो स्वीकारा गया है, इसे ग्रेनाइटिक परत सियाल, इसे सियाल या सियाल सीमा नीफे सियाल का बना होता है, जो बेसाल्टिक परत सीमा का बना होता है। तो आइए देख लेते हैं अगला क्या है। ये रहा, देखिए कह रहा है मोहो किनके बीच पाई जाती है दोस्तों? एक बार पुनः देख लीजिए, निचला क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच, याद करके रखिएगा प्रश्न बनेगा। रेपिटी पाई जाती है ऊपरी मेंटल, ये देखिए ऊपरी मेंटल निचले मेंटल के बीच, और गुटेनबर्ग पाई जाती है निचले मेंटल बाह्य कोर्ड के बीच, और लेहमन पाया जाता है आपका बाह्य कोर्ड और आंतरिक कोर्ड के बीच। तो आइए हम लोग थोड़ा सा अब देख लेते हैं इसका इमेज, कैसे कौन सा डिसकंटिन्यूटी किस परतों के बीच पाई जाती है। और जो ये भाग है दोस्तों, जो ये बटा होता है सियाल सीमा नीफे 3 पार्टों में, मतलब क्रस्ट कोर मेंटल, ठीक है, मतलब सियाल सीमा नीफे। तो आइए देख लेते हैं अब हम लोग। सिस्मिक डिसकंटिन्यूटी है, तो देख सकते हैं आप लोग, ये क्रस्ट है, ऊपर वाला पार्ट क्रस्ट है और नीचे वाला भाग ये मेंटल है, अपर मेंटल क्रस्ट है, ये मेंटल पार्ट है पूरा, ये आउटर कोर है, ये इनर कोर है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप जो कोनराड है, पहला वाला कोनराड डिसकंटिन्यूटी किनके बीच पाई जाती है? ये पाई जाती है दोस्तों
अपर एंड लोअर क्रस्ट के बीच। ये अपर क्रस्ट है, ये लोअर क्रस्ट है। इसको जरा सा आप लोग ध्यान से देखिएगा, यहाँ से प्रश्न बनेगा तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। और मोहोरोबी जो पाया जाता है दोस्तों, ये पाई जाती है आप किसके बीच, क्रस्ट एंड ऊपरी मेंटल के बीच। यहाँ पे देख सकते हैं ये पाई जाती है लोअर क्रस्ट, यहाँ से लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच, अपर मेंटल और लोअर क्रस्ट के बीच। रेपिटी पाई जाती है दोस्तों कहाँ पे, ये रेपिटी पाई जाती है ये आपका अपर एंड लोअर मेंटल के बीच। मेंटल है ये ना, अपर एंड लोअर मेंटल के बीच पाई जाती है। गुटेनबर्ग पाई जाती है दोस्तों आपका ये लोअर मेंटल मतलब निचला मेंटल और आउटर कोर के बीच पाई जाती है। जो लेहमन डिसकंटिन्यूटी है ये पाई जाती है दोस्तों कहाँ, ये पाई जाती है आउटर कोर एंड इनर कोर, मतलब आउटर बाहरी कोर और आंतरिक कोर के बीच पाई जाती है। तो जरा सा आप लोग ध्यान से इसे देखिएगा, सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो एक प्रश्न यहाँ से आना तय है, चाहे आपका पीजीटी एग्जाम हो, जीआईसी, एलटी, तीनों में एक प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो बिल्कुल आप लोग चीज़ों को समझते हुए वीडियो क्लास तक बने रहिए। आइए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों, आपको मुझे पूरा आशा है सभी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। लेहमन, गुटेनबर्ग एंड आपका रेपिटी मोहो किन परतों के बीच पाई जाती है, और सियाल सीमा नीफे क्या है। तो आइए आगे बढ़ जाते हैं। पृथ्वी की भूप्रपटी तथा पृथ्वी ऊपरी मेंटल भाग में प्लेटों का संचरण निम्नलिखित में से या निम्नांकित में से जिस माध्यम से शक्ति ऊर्जा प्राप्त करता है उसे रेडियोएक्टिव पदार्थ से, कहाँ से, रेडियोएक्टिव पदार्थ से प्राप्त करता है। और पृथ्वी के आंतरिक भाग में उष्मा जनन का जो मुख्य कारण है वो रेडियो सक्रिय पदार्थों तथा गुरुत्व बल के तापीय ऊर्जा में परिवर्तन से ऐसा होता है। तो आइए हम लोग अगले तथ्य की तरफ मूव करते हैं। जल्दी दोस्तों को फैक्टों को यानी तथ्य को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी सॉल्व करेंगे। आइए दोस्तों अगला तथ्य देखते हैं। पृथ्वी के नीचे परत में जिन तत्वों की प्रधानता होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक बार पुनः देख लीजिए। ये 3 परतों में बांटा होता है एक, ठीक है। इसे क्रस्ट कहते हैं, दोस्तों। इसे क्रस्ट मेंटल कहते हैं, इसे मेंटल कहते हैं, और इसे कोर कहते हैं, ठीक है। इसी में पाया जाता है दोस्तों आपका सियाल, इसमें पाया जाता है सीमा, ठीक है। इसमें पाया जाता है सियाल, सीमा, नीफे, ठीक है दोस्तों। मतलब क्या है, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, सीमा का हो जाएगा सिलिकॉन, ये मैग्नीशियम हो जाएगा, नीफे का निकिल और फेरस हो जाएगा। तो वही कह रहा है नीफे परत में जिन तत्वों की प्रधानता होती है उसमें कौन से तत्व पाए जाते हैं, निकिल और लोहा यानी फेरस पाए जाते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। ये देखिए अगला तथ्य क्या बनेगा, नीफे संबंधित है किससे, पृथ्वी की सबसे भीतरी परत मतलब क्रस्ट मेंटल कोर, सबसे लास्ट वाली परत में। पृथ्वी के बाह्य अंतरतम की अधिकतम गहराई कितनी होती है, 5150 मतलब 5150 किलोमीटर होती है। पृथ्वी के अंतरतम केंद्रीय जो भाग होता है उसकी भौतिक अवस्था कैसी होती है, ठोस होती है, सभी दोस्तों पता है, सॉलिड स्टेट के रूप में पाई जाती है। सही कथन क्या है इसमें, पृथ्वी का आंतरिक कोर लोहे और निकल के बना है, सभी दोस्तों पता है। पृथ्वी का जो आंतरिक कोर है ठोस अवस्था में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। पृथ्वी के भीतरी भाग बाहरी भाग की तुलना में अधिक गहराई में है, तो ये भी सही है। आइए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अगला तथ्य देखते हैं दोस्तों, ये आपका अगला तथ्य बनेगा। अगला तथ्य क्या है दोस्तों, यहाँ पे अगला तथ्य बनेगा पृथ्वी क्या है दोस्तों, अगला तथ्य क्या बनेगा दोस्तों, ये आपके सामने तथ्य है दोस्तों आपका, पृथ्वी के इर्द गिर्द चट्टानों की जो बाहरी परत को क्या कहा जाता है, परपटी, जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया। स्थल मंडल को वर्णित करता है भूप्रपटी, वह ऊपरी मंडल करता है। पृथ्वी में जिस गहराई में ठोस पदार्थ का तरलावस्था में मिलते हैं लगभग 100 किलोमीटर के अंतराल पे, और दुर्बलता मंडल जिसे बेनी ऑफ जोन कहते हैं, जिस आंतरिक परत का एक हिस्सा है वो मेंटल का भाग है, ठीक है। उसी दुर्बलता मंडल उसी पे तैरता है, आपको पता ही होगा। आइए आगे बढ़ जाते हैं। सही कथन चुनना है, सभी कथन सत्य हैं, बिल्कुल है। पृथ्वी का अधिकांश भाग मेंटल है। पृथ्वी की परत सियाल से बनी हुई है और सागर तल सीमा से बना है। जो सागर तल है सीमा से बना है और सियाल सीमा के ऊपर तैरता है। जस्ट अभी हमने अभी बात में बोला कि सियाल सीमा के ऊपर तैरता है, ठीक है, आपको पता हो गया होगा। आइए आगे बढ़ जाते हैं। अगला तथ्य हम लोग देखते हैं दोस्तों, और सुएज के अनुसार देखिए ये क्वेश्चन तथ्य, ये तथ्य महत्वपूर्ण बनेगा। क्या है, सुएज के अनुसार भूपटल की जो ऊपरी परत होती है वो क्या कहलाती है, सियाल कहलाती है, सभी को पता हो। दूसरी परत सीमा कहलाती है, तीसरी कोर, सियाल सीमा नीफे कहलाती है। और भूगणित एवं भूभौतिकी के अंतर्राष्ट्रीय संघ के अनुसार भूपटल की औसत मोटाई कितनी है, 30 किलोमीटर है। कितनी है दोस्तों, 30 किलोमीटर है। और निम्न में से दुर्बलता मंडल जिसे स्थेनोस्फीयर कहते हैं स्थित है निचले परिवार के ठीक ऊपर, मेंटल के ठीक ऊपर स्थित है। इसी को दुर्बलता मंडल कहते हैं, जिसे स्थेनोस्फीयर इंग्लिश में कहते हैं। तो लो भैया, इसको भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहिए। जो मित्र नए हैं बिल्कुल आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को बिल्कुल मिस नहीं करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पृथ्वी के आंतरिक भाग में जितने मीटर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान की वृद्धि होती है, तो लगभग 32 मीटर की ऊंचाई तक जाने पर 1 डिग्री तापमान में
वृद्धि हो जाती है। ठीक है, लगभग आप जब 32 मीटर तक जाएंगे, ये 32 ऊपर तक जाएंगे तो उसके जो उसमें वृद्धि होगी तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि हो जाएगी। आइए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। कोर मध्यस्थ क्षेत्र में कौन सी लहरें प्रवाहित होती हैं? कोर में तो प्राथमिक लहरें प्रवाहित होती हैं, यानी प्राइमरी। जलवायु का वर्गीकरण तिरवार था, मतलब पृथ्वी की परतें सोएस ने दिया है, अभी जस्ट हमने ऊपर नीचे देख के आ रहे हैं। अपर्दन चक्र डेविस यानी पिंक महोदय ने दिया है, और पृथ्वी की परतें सोएस ने दिया है। पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी जो सिद्धांत है ये लाप्लास के द्वारा दिया गया है। ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, चाहे आपका एग्जाम JIC-LT हो या आपका PGT एग्जाम PGT जागर भी हो, तो सभी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो बिल्कुल आप लोग चीज़ों को समझते हुए चले बने रहिए। पृथ्वी के आंतरिक भाग में ऊष्मा का जनन मुख्य रूप से, पृथ्वी के आंतरिक भाग में ऊष्मा का जनन मुख्य रूप से रेडियो सक्रिय पदार्थों तथा गुरुत्व बल के तापीय ऊर्जा में परिवर्तन से होता है। उपयुक्त दोनों कथन सही हैं। आइए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अगला तथ्य देखेंगे। अगला तथ्य, पृथ्वी की उत्पत्ति एक तप्त निहारिका नेबुला से हुई है। यह जिस विद्वान की विचारधारा है, यह है लाप्लास की विचारधारा है। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधित जो निहारिका परिकल्पना है का प्रतिपादन किसने किया था? निहारिका लाप्लास ने ही किया था। महत्वपूर्ण तथ्य बनेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। PGT के लिए तो बहुत ही शानदार प्रश्न है, ये पूछा गया है। कांट ने पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जिस परिकल्पना का प्रतिपादन किया था वो वायव्य राशि परिकल्पना है। देखिए, परिकल्पना और सिद्धांत से प्रश्न बनेंगे तो बिल्कुल निश्चित रहिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए। सभी चीज़ों को मैं कंप्लीट कराऊंगा इस चैनल के थ्रू। पृथ्वी के उद्गम के बारे में गैसों की ठंडी निहारिका जिसे कोल्ड नेबुला की परिकल्पना इनमें से जिसके द्वारा दी गई थी वो कौन है? इमैनुअल कांट है दोस्तों। देखिए, PGT में तो बहुत आपके सिद्धांत देखने को प्रश्न मिलेंगे, तो बिल्कुल आप लोग बने रहिए, चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। आइए आगे बढ़ जाते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति विषय जो नवतारा परिकल्पना है, नोवा हाइपोथेसिस के प्रतिपादक कौन है? होयल व लिटिलटन है। वह परिकल्पना जो होयल एवं लिटिलटन द्वारा प्रतिपादित की गई नोवा परिकल्पना है। और लास्ट तथ्य बनेगा इस लेक्चर का, यानी सेकंड लेक्चर 2 का, विद्युत चुंबकीय सतत में मध्य अवरत किरणों का अंश कितना है? 1.3 माइक्रोन मीटर से लेकर 3 माइक्रोन मीटर तक। चलिए तथ्य कंप्लीट होते हैं दोस्तों। आइए हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं 2 से 3 मिनट में क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बने हैं, और पेपर का पैटर्न भी समझेंगे। आइए दोस्तों देख लेते हैं। हम लोग 5वें क्वेश्चन तक फर्स्ट लेक्चर में कंप्लीट किए थे। आइए 6वां क्वेश्चन देखते हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर को उच्चतम सूर्य तप प्राप्त होता है कहाँ पे? इसको अभी जस्ट हम लोग तथ्य के रूप में जो हम लोग चीज़ें देख रहे थे उसमें देखा है। कर्क रेखा, मकर, और राइट आंसर होगा ये आपका भूमध्य रेखा पर। तो इसका व्याख्या भी हम लोग देखेंगे। देखिए व्याख्या भी देख लीजिए। 21 मार्च एवं उसके निकटतम तिथि को बसंत विषु के समय, 23 सितंबर एवं उसके निकटतम तिथि को शरद विषु के समय भूमध्य रेखा पर सूर्य लंबवत चमकता है, इसलिए इन दोनों समय भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक सूर्य तप मिलता है। आइए आगे बढ़ जाते हैं। 7वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे ज़्यादा सूर्य तप मार्च 21 यानी 21 एवं सितंबर को प्राप्त करता है? तो सभी दोस्तों को पता होगा भूमध्य रेखा, बस प्रश्न घुमाया है। आइए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। ये आपके सामने 8वां प्रश्न क्या कह रहा है, इसको भी समझेंगे। प्रश्न क्या है दोस्तों? बीसट गुटेनबर्ग असंबद्धता पृथक करती है, किसके बीच करती है दोस्तों? ये मेंटल और बाह्य कोड के बीच करती है। देखिए प्रश्न बनेगा, इस टॉपिक को आप लोग बिल्कुल मिस मत करिएगा, चाहे एग्जाम JIC हो, चाहे LT, चाहे PGT एग्जाम हो, सभी में प्रश्न बनेंगे। विसेट गुटेनबर्ग असंबद्धता मेंटल और बाह्य कोड को पृथक करता है। नोट, आंतरिक मेंटल और बाह्य कोड की भीतरी जो सही उत्तर माना गया है, मतलब इसमें देखिए आंतरिक मेंटल व बाह्य कोड को भी सही उत्तर भी माना गया है। ये आयोग का आंसर है, तो आप लोग समझते हुए चलेंगे, दोनों को चीज़ को समझेंगे। नीफे संबंधित है, सभी दोस्तों को पता होगा, पृथ्वी की जो भीतरी परत होती है नीफे संबंधित है, जो क्रस्ट मेंटल कोड से संबंधित है। आइए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 9वें प्रश्न का व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। नीफे पृथ्वी की सबसे भीतरी परत कोड से संबंधित है, जो मुख्यतः निकेल और लोहा से बना है। हमने डिस्कस किया है इन सभी चीज़ों पर। 10वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल मंडल को वर्णित करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भूपटल व ऊपरी मंडल। आप लोग देख सकते हैं प्रश्न पूछा गया है, वही तथ्य हम लोग डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों फैक्टों के रूप में, यानी तथ्य के रूप में, जो प्रश्न एग्जैक्ट आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके आपको ये चीज़ें पता हो रही होंगी कि प्रश्नों का पैटर्न किस तरीके से बदल रहा है। आइए आगे बढ़ जाएंगे, इसका व्याख्या भी देखेंगे हम लोग। कह रहा है भूपर्पटी या भूपटल एवं मेंटल का ऊपरी भाग मिलकर स्थलमंडल लिथोस्फीयर कहलाते हैं। और महाद्वीपीय स्थलमंडल की मोटाई लगभग 180 किलोमीटर है। विभिन्न स्रोतों से इसकी मोटाई लगभग 10 से 200 किलोमीटर के बीच पाई जाती है। तो आइए निहारिका सिद्धांत संबंधित है, जिसे हम क्या कहते हैं, आप लोग कमेंट में बताएंगे। लाप्लास से संबंधित है, और निहारिका सिद्धांत को ही दोस्तों क्या कहते हैं, आप लोग कमेंट में बिल्कुल बताइएगा। जर्मन
दार्शनिक इमैनुअल कांट ने एक मत का प्रतिपादन किया था, जिसे 1796 ईस्वी में लाप्लास ने संशोधित करके एक परिकल्पना प्रस्तुत की, जिसे न्यायिका परिकल्पना कहते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, तारों की निश्रित गैस एवं धूल की राशि के पिंड को क्या कहते हैं? वायब राशि की परिकल्पना इसे कहते हैं दोस्तों। किसने दिया था? नेबुला ने दिया। नेबुला संबंधित है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मरते हुए तारे को निश्रित गैस एवं धूल की राशि के पिंड को नेबुला कहा जाता है। न्यायिका या नेबुला तारों के बीच अंतरिक्ष में स्थित ऐसे अंतरतारकीय बादल को कहते हैं जिसमें धूल, हाइड्रोजन गैस, हीलियम और अन्य आयनीकृत प्लाज्मा गैसें मौजूद होती हैं। ठीक है, जहाँ नए तारों का निर्माण होता है। आइए 13 क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये आपके सामने अंतरतारकीय धूल परिकल्पना को प्रतिपादित किसने किया था? वही आर्टोसिमिड है। आर्टोसिमिड, इसका व्याख्या भी देखेंगे। रूसी वैज्ञानिक जो आर्टोसिमिड हैं, रूसी वैज्ञानिक आर्टोसिमिड वर्ष 1943 में 1943 में सौर मंडल की उत्पत्ति का एक नवीन परिकल्पना का प्रतिपादन किया था, जिसकी कल्पना है क्या? अंतरतारकीय धूल परिकल्पना कहलाई। फिलामेंट दोस्तों किससे संबंधित है? फिलामेंट शब्द का प्रयोग किसने किया था? फिलामेंट शब्द का प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन देखिए आप लोग और बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? फिलामेंट का राइट आंसर है ज्वारी परिकल्पना। ठीक है, आइए इसका व्याख्या भी देख लेते हैं। तो इसका व्याख्या क्या है? कह रहा है इसमें राइट आंसर था बी। फिलामेंट शब्द का जेम्स एवं हेराल्ड जेफ्रे ने ज्वारी परिकल्पना को किया था। इस परिकल्पना में जेम्स एंड जीन्स द्वारा बताया गया था। और इसमें क्या है, इसमें आप लोग यहाँ से चीज़ों को पढ़ सकते हैं। आज इसका पीडीएफ दोस्तों, ये दोनों लेक्चर कंप्लीट होता है आज की सेकंड लेक्चर में, तो इसका पीडीएफ पूरा आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो आप लोग निश्चित रहिए, 2 से 3 बार आप लोग वीडियो को देख लेंगे, आसानी से चीज़ें याद हो जाएंगी। उसके बाद पीडीएफ लेकर रिवीजन कर लिया करिए। तो पृथ्वी की जो उत्पत्ति की जो ग्रहाणु परिकल्पना है किसके साथ संबंधित है दोस्तों? ये है चैम्बरलिन तथा मोल्टन के बीच संबंधित है। ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होगा JCLT एवं PGT एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए अगला, ये लास्ट क्वेश्चन था, यानी कौन सा आपका ये दोस्तों, पृथ्वी की उत्पत्ति ग्रहाणु जो परिकल्पना है, प्लैनेटिज्म हाइपोथेसिस चैम्बरलिन तथा मोल्टन से संबंधित है, जीन और जेफ्रे ज्वारी परिकल्पना से तथा लाप्लास न्यायिका परिकल्पना से। और सभी तथ्य बहुत ही महत्वपूर्ण थे। हम लोग सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी पेपर कर लिए, यानी PYQ जो अभी तक इन टॉपिक सौरमंडल से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बने थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के थ्रू, हम लोग उसको भी सॉल्व कर लिए हैं। और दोस्तों महत्वपूर्ण तथ्यों को भी कंप्लीट कर लिए हैं। जो अगला लेक्चर होगा दोस्तों, वो अगला लेक्चर क्या होगा आप यहाँ देख सकते हैं, सौर मंडल के अन्य प्रमुख ग्रह एवं उपग्रह, ये पहला टॉपिक होगा। और दूसरा टॉपिक होगा दोस्तों आपका प्रमुख अक्षांश एवं देशांतरी रेखाएं। ये थर्ड लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी में। तो आप लोग आज बताएंगे आज का लेक्चर कैसा लगा। जो मित्र नए थे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे इस प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए। चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, थर्ड लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।